एक और बहुत बड़े इकदाम का ऐलान किया है और उन्होंने कहा जी हम नक्शे के अंदर ये जो अधूरा हमने छोड़ा हुआ है अब हम इसको कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कल से दिखाया करेंगे। हम फिज़िकली उसको शामिल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम नक्शे के ऊपर तो शामिल कर सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है ये काम सारा दफ्तर खारजा ने किया और दफ्तर खारजा में कैसे कैसे लाल बुजक्कड़ और आला जो हैं ज़हनी तौर पे जो लोग बैठे हुए हैं। आजकल हमारे पड़ोसी देशों ने नक्शा बनाने का एक नया शौक पाल लिया है। चीन के दबाव में पहले नेपाल का ओली एक नया नक्शा बनाकर बैठ गया था, अब उसके देखा देखी पाकिस्तान के इमरान खान भी एक नक्शा बनाकर बैठ गए हैं। नेपाल ने तो अपने आसपास के इलाके उसमें दिखाए थे, लेकिन पाकिस्तान वाले इमरान खान ने तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ तक को अपने नक्शे में दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। नक्शे में शामिल करने से अगर कश्मीर हासिल होता हो तो और क्या चाहिए। दूसरी बात, नगमात बना लें जज्बात को हरारत देने के लिए। यार अगर नगमों से कुछ होता हो तो इस वक्त दुनिया के जितने बड़े बड़े पॉप सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, जो भी हैं, वो इस वक्त दुनिया भर पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। आखिर ये नक्शे का खेल चल क्यों रहा है? इसका जवाब इतना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली तो अपने चुनाव में नेपाली जनता से चांद तक तोड़ने के वादे करके सत्ता में आए थे। दूसरा, वो माओवादी नेता भी है, वही माओ जिसने 1962 में भारत पर युद्ध थोप दिया था। तो इस कारण ओली जी आजकल चीन की गोद में खेल रहे हैं, जैसे एक समय नेहरू जी भी खेले थे, लेकिन 1962 के बाद घर बैठ गए थे। दूसरी ओर पाकिस्तान तो धारा 370 हटने के बाद अपने देश के मुल्लाओं के ताने सुन सुनकर बौखला गया है और नया नक्शा बनाने बैठ गया है। इससे पाकिस्तान की जनता भी खुश हो गई कि हमने तो इमरान से कश्मीर मांगा था, ये तो जूनागढ़ भी ले आया। असल में चीन के कर्जे तले दबे ये देश जब समय पर उसे ब्याज की किस्त नहीं दे पाते तो अपने आका चीन को खुश करने के लिए भारत विरोधी नारे, धमकी आदि करने लगते हैं। ओली की अपनी मजबूरी है और इमरान की अपनी, क्योंकि इमरान खान सत्ता में तब तक बना रह सकता है जब तक वह भारत का विरोध करेगा। कारण पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि जब जब पाकिस्तान के किसी तानाशाह या प्रधानमंत्री ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जान देकर या सत्ता से बेदखल होकर। इतिहास से यदि पिछले उदाहरण उठाकर देखें तो पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री या सैनिक तानाशाह के लिए भारत से दोस्ती के कोई शुभ संकेत नहीं मिलते। 1947 में बंटवारे के बाद वर्ष 1958 तक भारत को जहां एक ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संभाल रहे थे, तो वहां पड़ोसी पाकिस्तान में 7 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। ये तारीख थी 27 अक्टूबर 1958। अचानक लोकतंत्र भंग करके जनरल अयूब खान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती के गुल खिलते हैं। इस दौरान जब जनरल अयूब खान अमेरिका जाते हैं तो वहाँ उनका फूल बरसाकर स्वागत किया जाता है। तब अयूब कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बस एक दूतावास है जो सही मायनों में अहमियत रखता है हमारे लिए, वो है अमेरिका का दूतावास। इसके बाद फटाफट अमेरिका से समझौते हुए और समझौते के बल पर 1965 में भारत पर जंग थोप दी जाती है। भारत के हाथों जंग में बुरी तरह हारे अयूब खान को पता चल गया कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा है और भारत से दुश्मनी रखकर पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाया जा सकता। इस कारण उधर 1966 में ताशकंद में समझौता होता है और इधर अवाम में उनके खिलाफ एक मुहिम चला दी जाती है। नतीजा, पहले उनकी वर्दी उतरी, फिर उन्हें पद से भी हटा दिया जाता है। जो अयूब खान कभी ये कहता था कि पिछले 50 सालों में मुसलमानों को मुझसे काबिल कोई नेता नहीं मिला, लेकिन पद से हटने के बाद ये कोई 1969 की बात है। अयूब खान अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले थे। सड़क पर कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। अयूब को घेर कर वो नारे लगाने लगे, राष्ट्रपति अयूब जिंदाबाद। ये सुनकर अयूब खान की आंखें डबडबा गई और भर्राए गले से बोले, अयूब कुत्ता है। खैर, अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को धोखा दिया था। जिस अंदाज में उन्होंने मिर्जा को धोखा दिया था, उसी अंदाज में अयूब भी अपने सेना प्रमुख याह्या खां से धोखा खा गए, या ये कहो भारत पाकिस्तान दोस्ती की भेंट अयूब खान चढ़ चुके थे। अब पद पर आसीन होने वाले अगले सैनिक तानाशाह आए जनरल याह्या खां, जो बखूबी समझ चुके थे कि आवामी मुल्लाओं के बगैर शासन करना मुश्किल है। इस कारण याह्या खां ने भी भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान में होने वाले चुनाव में
पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे याहिया और भुट्टो किसी भी तरह सत्ता को हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे थे। मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की नींव पड़ गई। नतीजा 71 में जंग हुई, जिसमें बुरी तरह हारे याहिया खां का भी शिमला समझौते के बाद वही अंजाम हुआ जो पूर्व में अयूब खान का हो चुका था। खैर, एक दशक से ज़्यादा समय तानाशाही में गुजर चुके पाकिस्तान के लोकतंत्र को घुटन से थोड़ी आज़ादी मिली और 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो 13 दिन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले नूरुल अमीन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2 जंग में हारने के बाद भारत से संबंधों की बात ठीक होने लगती है, शांति के दरवाजे खुलते हैं। दोस्ती की पींगे आगे बढ़ ही रही थी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जियाउल हक ने आकर सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट करके देश के शासन पर कब्जा किया, यानी भुट्टो को भी भारत से दोस्ती का ख्वाब महंगा पड़ा। पाकिस्तान की जमहूरियत, जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, फिर तानाशाही के अंधेरे में चली गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तब बेनजीर भुट्टो 26 साल की थी। अब जियाउल हक ने भी आने के साथ भारत से जमकर दुश्मनी निभाई। ये उस दौर की बात थी जब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी थी। जंग का माहौल था। भारतीय सेना सियाचिन पहुंच चुकी थी कि अचानक पाकिस्तान के अंदर अप्रैल 1988 को गोला बारूद के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले शिविर में विस्फोट हो चले, जिसमें 93 से अधिक लोग मारे गए और 1100 के करीब लोग घायल भी हुए। यानी पाकिस्तान की मिसाइलें पाकिस्तान में ही बरस रही थी, जैसे पटाखे की दुकान में आग लगी हो। ऐसे में जियाउल हक को लगा कि भारत से दुश्मनी में कोई फायदा नहीं है। अचानक जियाउल हक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ा, बल्कि जियाउल हक क्रिकेट का मैच देखने भी भारत आए। दोस्ती की पींगे जैसे ही आगे बढ़ी, पाकिस्तान में बैठे मुल्लाओं को यह दोस्ती रास नहीं आई और अचानक जियाउल हक के चेले चपाटों समेत एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है और जियाउल हक का भी खेल खत्म हो जाता है। मसलन जो भी सिविल सरकार या तानाशाह भारत आया उसे उड़ा दिया गया या हटा दिया गया। जियाउल हक की मौत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल होता है और पाकिस्तान वापस लौटी बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनती है। उस दौर में भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर गर्मजोशी देखने को मिलती है। कहा जाता है उस दौरान बेनजीर सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों की एक सूची भारत सरकार को सौंप दी है और बदले में राजीव गांधी भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। पर एक बार फिर वही हुआ कि 1988 में प्रधानमंत्री बनी बेनजीर भुट्टो, जो कि भारी मतों से चुनाव जीत कर आई थी, जो किसी इस्लामिक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 1990 में उनकी सरकार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने बर्खास्त कर दिया। खैर, 6 नवंबर 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं और कुछ समय बाद नवाज ने भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसका नतीजा वही हुआ और 8 जुलाई 1993 में उनकी भी सरकार पलट दी गई। अब एक बार फिर पाकिस्तान में चुनाव हुए। अक्टूबर 1993 में एक बार फिर बेनजीर सत्ता में लौटकर वापस आई। शुरू में तो भारत से बात करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे फिर भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की बात आगे बढ़ी थी कि मुल्लाओं को नागवार गुजरी और नवंबर 1996 में भ्रष्टाचार के आरोप में बेनजीर की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। 17 फरवरी 1997 में एक बार फिर नवाज शरीफ सत्ता संभालकर आगे बढ़ते हैं और उनके इस कार्यकाल में तो भारत से दोस्ती को हिमालय से ऊंचा ले जाने की बात होती है। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाहौर बस यात्रा भी इसी दोस्ती के समय आगे बढ़ती है। लेकिन एक बार फिर कारगिल वार हो जाता है और नवाज को सत्ता से बेदखल करके सैनिक तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सर्वासर्वे बन जाते हैं। भारत से दुश्मनी का दौर फिर शुरू होता है। इस दौरान भारत में संसद पर हमला होता है और हमले के बाद भारत की सेना का सीमा पर जमावड़ा होता देख अटल जी को सैल्यूट करने तक मना कर देने वाला मुशर्रफ भारत में हुए सार्क सम्मेलन में न केवल शामिल होता है बल्कि सीज फायर जैसे समझौते की गारंटी भी देता है। रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है और नतीजा मुशर्रफ से पहले वर्दी फिर सत्ता और इसके बाद उसे पाकिस्तान से भागना पड़ता है। इस बीच पाकिस्तान में 3 प्रधानमंत्री बनते हैं, मीर जफरुल्लाह खान जमाली, शुजात हुसैन और शौकत अजीज।
कहा जाता है इस दौर में दोनों सरकारें कश्मीर समस्या पर आगे बढ़ ही रही थी कि पूरे विश्व को हिला देने वाली 26/11 की दर्दनाक घटना घट जाती है और रिश्तों में पिघलती बर्फ फिर दुश्मनी में जम जाती है। इसके बाद यूसुफ रजा गिलानी, रजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के बारी बारी गठबंधन में सत्ता संभालते हैं। धीरे धीरे कैलेंडर में वर्ष और पाकिस्तान में सत्ता बदलती है, लेकिन एक बार फिर 2013 में फिर से नवाज शरीफ को सत्ता नसीब होती है और इधर अपने प्रचंड बहुमत मोदी जी सत्ता में आते हैं। मोदी जी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में नवाज को भी बुलावा भेजा जाता है। दोस्ती आगे बढ़ती है, जिसके बाद आम, साड़ी आदि उपहारों का दौर भी चलता है। कभी दोनों रूस के उफा में मिलते हैं तो कभी अफगानिस्तान से लौटते हुए मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर पहुंच जाते हैं। नतीजा, पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान में मजहबी मुल्लाओं और इमरान खान द्वारा नारे लगने शुरू होते हैं कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। और फिर नवाज शरीफ को पद से हटाकर जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद शाहिद अब्बास खक्कानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हैं और फिर पाकिस्तान में चुनाव होता है। इस बार इमरान खान चुनाव जीत कर आते हैं। दोस्ती की बात शुरू करते हैं कि पहले उरी और फिर पुलवामा होता है। भारत के सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद इमरान को अकल आ जाती है कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो सेना, मजहबी मुल्लाओं और ISI को खुश रखना होगा, और उन्हें खुश रखना है तो भारत से दोस्ती की नहीं दुश्मनी की बात करनी होगी। रोजाना ट्वीट भी करने होंगे और भारत को कोसना भी होगा, वरना अंजाम वो बखूबी जानते हैं। तो पाकिस्तान के नए नक्शे से विचलित ना हो, बस इस नक्शे को बनाकर इमरान खान अपनी कुर्सी और जान बचा रहा है।